नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मसूरी विंटर कार्निवल की धूम। सीएम धामी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्वास्थ्य को लेकर लोगों को किया जागरूक। उत्तराखंड क्रांति दल ने 14 विधानसभाओं में किए प्रभारी घोषित। आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए लिया फैसला। डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल तो केदारनाथ से विष्णुकांत शुक्ला की नियुक्ति। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू। सभी आवश्यक सेवाओं और उपलब्धता जैसे मापदंडों को परखा जाएगा। उत्तराखंड में बिजली के दामों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। यूपीसीएल ने भेजा नया प्रस्ताव। सभी श्रेणियों की 7.72 से बढ़कर 16 रुपए 95 पैसे प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग। तो उत्तराखंड में ठिठुरन और कपकपी अभी और लेगी परीक्षा। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अत्यधिक कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ में -5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। और खबर है विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, अपर जिलाधिकारी के मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान, जिला कमांडेंट होमगार्ड डॉक्टर राहुल सचान उपस्थित रहे। उत्तराखंड क्रांति दल ने 14 विधानसभाओं में प्रभारी घोषित किए। यूकेडी के पदाधिकारियों के अनुसार आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जिनमें केदारनाथ विधानसभा का विष्णुकांत शुक्ला को प्रभारी बनाया गया। रुद्रप्रयाग की मोहित डिमरी, गंगोत्री की जसवीर सिंह असवाल और विकास नगर की जय किशन सेमवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सहसपुर का गणेश काला, धर्मपुर का किरण रावत, रायपुर का अनिल डोभाल को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं देहरादून कैंट से बलवीर चौहान, डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल और ऋषिकेश से मोहन सिंह असवाल को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 14 विधानसभाओं में प्रभारी घोषित किए हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिसमें केदारनाथ विधानसभा का विष्णुकांत शुक्ला को प्रभारी बनाया गया है। तो रुद्रप्रयाग की मोहित ढिमरी को, गंगोत्री की जसवीर सिंह असवाल और विकास नगर की जय किशन सेमवाल को जिम्मेदारी दी गई है। सहसपुर का गणेश काला, धर्मपुर का किरण रावत, रायपुर का अनिल डोभाल को जिम्मा दिया गया है। देहरादून कैंट का जिम्मा बलवीर चौहान, डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल और ऋषिकेश से मोहन सिंह असवाल को नियुक्त किया गया है। देश भर सहित उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश के सभी अस्पतालों में भी कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, आयुष डॉक्टरों की अधिकतम उपलब्धता जैसे मापदंड को परखा जा रहा है।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भी जानकारी ली जा रही है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। देहरादून और देश भर सहित उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, उत्तराखंड प्रदेश के सभी अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, आयुष डॉक्टरों की अधिकतम उपलब्धता जैसे मापदंडों को परखा जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भी जानकारी ली जा रही है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पीएम मोदी और स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता यशराज जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। यशराज, उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य महकमा भी अब तेज गति से काम कर रहा है। ऐसे में आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है। कितनी तैयारी है, कितने हम तैयार हैं, और अगर कोई परेशानी आती है, ऐसी विपत्ति भरी कोई स्थिति आती है, तो हम किससे उससे निपटने में के लिए सक्षम होंगे। अब तक कितने अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर लिया गया है, क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में एक औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में इन्होंने क्लियर स्पष्ट रूप से कहा, डॉक्टरों से इन्होंने पूछा कि क्या इनकी ये अस्पताल जो है कोरोनेशन अस्पताल, ये पूरी तरीके से कोरोना से बचने के लिए क्या कारगर साबित होगा। तो यहाँ पर जब उन्होंने औचक निरीक्षण में पाया तो बिल्कुल यहाँ पर काफी ज्यादा बेडों की भी व्यवस्था की गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई थी। उन्होंने जाकर के एक एक जगह, डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एक एक जगह जाकर के औचक निरीक्षण किया और सभी जगह की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल तहकीकात की। उन्होंने देखा कि बेड की भी समुचित व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था है, जिससे डॉक्टर आर राजेश कुमार कोरोनेशन ने जो औचक निरीक्षण किए से वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल उत्तराखंड राज्य जो है, चूंकि कोरोना की केसेस उत्तराखंड में तो वैसे उस ढंग से लगातार नहीं बढ़ रहे, लेकिन देश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड राज्य भी तैयार हो चुका है। चूंकि 1 जनवरी आने को है, यह नववर्ष का नववर्ष होगा। नववर्ष के महीने में, नववर्ष के साल में क्या होता है कि कोरोना के भी प्रभावित मरीज यहाँ पर काफी पहुंचते हैं, जो कि बाहरी इलाकों से, बाहरी प्रदेशों से आते हैं। तो इससे हमारा उत्तराखंड प्रदेश भी कहीं ना कहीं जरूर इससे भी कुछ असर हो सकता है। इसी को देखते हुए बचाव के लिए सारे अस्पतालों में भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि देहरादून के 3 अस्पतालों में अभी तक औचक निरीक्षण किया गया है और बाकी और अस्पतालों में भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी को देखते हुए किस तरीके से व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से स्वास्थ्य सचिव ने औचक निरीक्षण करके यह स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल हमारा उत्तराखंड राज्य पूरी तरीके से तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। यदि कोरोना संबंधित कोई भी बीमारी आती है या किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे जरूर पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं है। जी यशराज, भले ही मॉक ड्रिल हो रहा है, ठीक है, अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि स्थिति कुछ भी हो सकती है आने वाले वक्त में। हम चीन का हाल देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे भी निपटना एक बड़ी चुनौती है। मौसमी बीमारियों का भी लोड अस्पतालों पर है, तो इसके लिए प्रशासन ने पहले से क्या कुछ इंतजामात किए हुए थे और वो कितने खरे उतर रहे हैं मानकों पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि मौसमी बीमारी की यदि बात की जाए तो मौसमी बीमारियों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार चूंकि अभी उत्तराखंड जो है, यह ठंड यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में धुंध भी काफी ज्यादा हो रहा है। इसी को देखते हुए
यहाँ पर काफी ज्यादा डॉक्टरों को भी तैनात कर दिया गया और सभी डॉक्टरों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इमरजेंसी में भी सभी डॉक्टर हमेशा 24 घंटे तैनात रहते हैं। यहाँ पर यदि कोई भी पेशेंट आते हैं, कोई भी मरीज आते हैं, तो उनकी तुरंत इनकी जांच पड़ताल की जाती है। सबसे पहले तो कोरोना की टेस्ट कराई जाती है, उसके बाद इन्हें अगर कोई भी सर्दी खांसी जुकाम या लीवर संबंधित या कोई भी परेशानी होती है, दिल हार्ट संबंधित भी कोई परेशानी होती है, तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें यहाँ पर भर्ती कराया जाता है। यदि भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं होती है तो वहां पर उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट दवाई दे करके उनकी इलाज कराई जाती है। यहाँ पर जितने भी व्यवस्था, चाहे दून अस्पताल की बात की जाए, चाहे इमरजेंसी की बात की जाए, चाहे कोरोनेशन की बात की जाए, जितने भी अस्पताल की बात की जाए, सभी अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि कोरोना को भी देखते हुए अलर्ट मोड पर रखा गया। और पहली 1 जनवरी भी आ रही है। 1 जनवरी को देखते हुए बाहरी क्षेत्रों से भी इस उत्तराखंड में लोग पिकनिक मनाने के लिए प्रवेश करेंगे। इसको देखते हुए भी डॉक्टरों को और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं यदि सर्दी जुकाम और खांसी की बात कर ली जाए, तो सर्दी जुकाम और खांसी ये कोरोना का एक छोटा रूप है। इसी को देखते हुए प्रशासन इस पर भी अलर्ट मोड पर है कि क्या सर्दी जुकाम खांसी सिर्फ सर्दी जुकाम तक ही सीमित है या ये कोई नया रूप और ले रही है। यदि ऐसी बात होती है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले भी डॉक्टर आर राजेश कुमार जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम की बहुत ज्यादा समस्या नहीं है तो उन्हें अस्पतालों से घर वापस भेज दिया जाएगा। वहीं यदि किसी को एंटीजन, यदि उनका टेस्ट कोविड टेस्ट करवाया जाता है और पॉजिटिव पाया जाता है, वो भी पॉजिटिव पाए जाने पर यदि उनकी गंभीर स्थिति नहीं होती है तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा, और यदि गंभीर स्थिति होती है तो उन्हें अस्पतालों में ही भर्ती कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशराज तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बिजली के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यूपीसीएल ने नया प्रस्ताव भेजा है। सभी श्रेणियों में 7.72 से बढ़ाकर 16.95% तक बढ़ोतरी की मांग है। सितंबर माह में बढ़ाया था 6.5% सरचार्ज। विद्युत नियामक आयोग अध्ययन के बाद जन सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में क्या बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है? कब तक बढ़ोतरी हो सकती है और कितने फीसदी? जी देखिए, निश्चित तौर पर भानु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश में है बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि नियामक आयोग से एक प्रस्ताव पहले भेजा गया था। वो वापस आने के बाद सोमवार को यूपीसीएल ने दोबारा से प्रस्ताव भेजा और उसमें बढ़ोतरी 7.72% से बढ़ाकर 16.95% बढ़ोतरी करने की मांग की है। और नियामक आयोग अब इसका अध्ययन करने के बाद इसकी सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा। वही बात की जाए यूपीसीएल की, तो यूपीसीएल ने 15 दिसंबर को नियामक आयोग को 1 अप्रैल 2023 से बिजली दरों में 7.72% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। और इस प्रस्ताव में यूपीसीएल ने नियामक आयोग का सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक 6%, लगभग 6.5% सरचार्ज भी खुद ही जोड़ते हुए आगे बढ़ाया था। अब नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था और 26 दिसंबर तक एक बार फिर से संशोधित प्रस्ताव मांगा था। और सोमवार को यूपीसीएल ने संशोधित प्रस्ताव जो तैयार किया था वो नियामक आयोग को भेज दिया है। और इसमें कुल मिलाकर 16.95% तक बढ़ोतरी की मांग की गई है। वहीं बात की जाए यूपीसीएल ने, तो यूपीसीएल लगातार घाटे में था और यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीदने के घाटे से उभरने के लिए नियामक आयोग से 1355 करोड़ 41 लाख रुपए उपभोक्ताओं से बतौर सरचार्ज वसूलने की गुहार भी लगाई थी। और इस पर जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने यूपीसीएल को तकरीबन 6.5% सरचार्ज बढ़ोतरी करते हुए बिजली बिल वसूलने की अनुमति दी थी। जी भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
एम्बुलेंस द्वारा दोनों को पहुंचाया अस्पताल में। पीपलदा गांव के नजदीक सड़क किनारे मिला शव। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बजरंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग, सड़क किनारे एक युवती के शव मिलने की खबर आ रही है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, ये बौली थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पीपलदा गांव के पास में एक युवती का शव मिला है। साथ ही एक युवक भी गंभीर हालत में वहां पर मिला है। पुलिस ने शवों को कब्जे में करके बौली सीएचसी में पहुंचाया है। वहीं जो गंभीर हालत में किशोर मिला है, उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो युवक है, ये नांदोती की तरफ का रहने वाला है, और जो ये जो किशोरी मिली है, जिसका शव मिला है, वो किशोरी का तो अपहरण का मामला नांदोती थाने में दर्ज है। तो कहीं न कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस को आशंका है कि दोनों ने ही आत्महत्या करने के लिए प्रथम दृष्टया जहर खाया था, जिसकी वजह से युवती की तो मौत होगी, लेकिन जो युवक है वो घायल है। तो घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले को लेकर पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सीमांत घाटी का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव माना जाता है जिस गांव का नाम टोलमा गांव है, जिस गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहां आज भी विकास से कोसों दूर। दरअसल टोलमा गांव में जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर चढ़ाई करनी होती है। बड़ी बात तो ये है कि इस गांव तक जाने के लिए वर्षों पहले सड़क निर्माण का कार्य किया गया था, और वो भी आधा अधूरा। जो सड़क निर्माण कार्य आधा अधूरा किया गया, वो सड़क भी अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस कारण आज भी इस गांव तक जाने के लिए लोग मीलों मील पैदल सफर करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तो गांव तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं बचा है। हम लोग जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं। कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमपी पीजी महाविद्यालय हल्द्वानी की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया के विजय जुलूस को प्रशासन ने निकलने से पहले ही रोक दिया। हल्द्वानी के जिस बैंक्वेट हॉल से रश्मि का विजय जुलूस शहर में निकाला जाना था, प्रशासन ने वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दिया। रश्मि का समर्थन कर रहे पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि पहली बार इतिहास रचते हुए किसी निर्दलीय छात्रा ने अध्यक्ष पद पर भारी मतों से चुनाव जीता है। ये बात सत्ता दल के लोगों को पच नहीं रही है। ये एमबी पीजी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव हुआ था, और आज बिना अनुमति के इनके द्वारा इस स्थान से बैंक्वेट हॉल से जो है जुलूस निकालने का कार्यक्रम था। इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी छात्रों के द्वारा, लिहाजा ये जो है विजय जुलूस को यहीं पर रोक दिया गया। जिस प्रकार हमने देखा एमबीपीजी महाविद्यालय में एक निर्दलीय छात्रा प्रत्याशी ने इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज गई, और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी एबीपी के प्रत्याशी को जिस तरह से बुरी तरह से पटकनी थी, उसके हार का बदला लेने के लिए आज सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हो गई है। छात्राओं का दमन करने पर उतारू हो गई है। जिस प्रकार देखा कि पूरा यहाँ पर बैंक्वेट हॉल के बाहर प्रशासन इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से छावनी पर बदल गया था। पूरी तरह से छात्र छात्राओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, परंतु छात्र छात्राओं के दबाव और छात्र शक्ति को देखते हुए प्रशासन ने अंततः जाने की अनुमति दी छात्र छात्राओं को। तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया के विजय जुलूस को प्रशासन ने निकलने से पहले ही रोक दिया।
कुमाऊं के सबसे ज़्यादा छात्र संख्या वाले MPPG महाविद्यालय हल्द्वानी की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया को विजय जुलूस को प्रशासन ने निकलने से पहले ही रोक दिया। हल्द्वानी के जिस बैंक्वेट हॉल से रश्मि का विजय जुलूस शहर में निकाला जाना था, प्रशासन ने वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दी। रश्मि का समर्थन कर रहे पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि पहली बार इतिहास रचते हुए किसी निर्दलीय छात्रा ने अध्यक्ष पद पर भारी मतों से चुनाव जीता है। ये बात सत्ता दल के लोगों को नहीं पच रही है। प्रदेश भर में ठिठुरन और कपकपी अभी और परीक्षा लेगी। मंगलवार को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अत्यधिक कोहरे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को उत्तराखंड में ठंड और शीतलहर के चलते 4 शहरों में कोल्ड डे कंडीशन रही, यानी यहां 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को भी कई शहरों में यही स्थिति रहने का अनुमान जताया है, तो वहीं केदारनाथ में तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सोमवार को हरिद्वार, रुड़की और ऊधम सिंह नगर में घने कोहरे के कारण दोपहर तक धूप के दर्शन नहीं हुए, जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी की जोहार घाटी में लोसपा से लेकर चीन सीमा तक हिमपात होने से उच्च हिमालयी इलाकों में नदी नालों का पानी जमने लगा है। शीतलहर कपकपी छुड़ा रही है। फिलहाल सूखी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मैदानी इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा छाने के आसार जताते हुए यातायात प्रभावित होने का अलर्ट जारी किया है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार आज रुड़की के नारसन विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें गांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। जैसा कि आमतौर पर बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं, ताकि बीडीसी के मेंबर्स के माध्यम से आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। साथ में ही जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत वैलिड जो इश्यूज आते हैं, कुछ यहाँ पे देखा गया सड़क को लेकर, कुछ लाइट को लेकर, विद्युत समस्याएं भी सामने आईं, कुछ जलापूर्ति को लेकर भी समस्याएं सामने आईं, कुछ कृषि को लेकर भी समस्याएं सामने आईं। तो अलग अलग विभागों को लेकर बहुत सारी समस्याएं